स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं अरशद अली, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आज हमें गर्व है अपने उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले पर, क्योंकि यहाँ से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ने यूपीएससी की जैसे कठिन समझे जाने वाले एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 183 हासिल कर हमारे बागपत ज़िले का नाम रोशन किया है। आज हम इसी खास मकसद के साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें ऑल इंडिया रैंक 183 हासिल की है आंचल चौहान जी ने। और आंचल जी से आज हम बात करने के लिए आए हैं, कुछ एक्सपीरियंस साझा करने के लिए आए हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आंचल जी सबसे पहले तो मैनी कंग्रेचुलेसन्स। थैंक यू। अच्छा, जैसे बाहर से लोग आपको बधाई देने के लिए आते हैं और ढेरों आपको बधाइयाँ भी मिल रही है, कैसा लगता है? बहुत ऑनर फील होता है और मेरे पेरेंट्स जब प्राउड करते हैं मेरे ऊपर, जब लोग आते हैं तो बहुत बहुत खुशी होती है मुझे, और इट्स रियली एन ऑनर। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैं शुरू करूँगी। तो मेरा हाई स्कूल हुआ था क्रिस्तु ज्योति कॉन्वेंट हाई स्कूल बागपत से जी। और फिर उसके बाद वो आईसीएसई बोर्ड था, फिर मैंने स्विच किया बोर्ड सीबीएसई पे। जी जी। 12th मेरा फिर हुआ डीपीएस सोनीपत से। जी। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। जी। वहाँ पे मैंने लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मेरी ब्रांच थी। हाँ। तो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा। 2016 में मेरी बीटेक कंप्लीट हुआ और फिर उसके बाद मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। कई स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि देखो जो आपने बीटेक किया है, बीटेक तो एकदम अलग हाँ जी। ब्रांच है, और अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उसमें बीटेक से ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो आपकी तो इंजीनियरिंग साइड है, तो आपके माइंड में कैसे आया कि नहीं मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए? कुछ उसके बारे में बताओ। मेरा जो एम था यूपीएससी क्रैक करने का वो बचपन से ही था। अच्छा। क्योंकि वो जो एक आईएएस और आईपीएस जब हम सुनते हैं तो वो नॉर्मली बहुत अट्रैक्ट करता है। जी जी। तो मेरा बचपन से था। इंजीनियरिंग का डिसीजन मैंने 12th के बाद लिया था कि मेरे पास एक प्रैक्टिकल डिग्री हो, जिसके बाद अगर मुझे फ्यूचर में अगर रिलाई करना पड़ जाए बाद में तो उसी के एक प्रैक्टिकल चॉइस करते हुए मैंने इंजीनियरिंग की। बाकी आईएएस का मेरा शुरू से ही ड्रीम रहा था। अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट इस कन्फ्यूज़न में होते हैं कि अगर हम ब्रिलियंट स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो 12th में ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं 90% प्लस मार्क्स वाले, वो ये सोचते हैं कि अगर हम बीए कर लेंगे 12th के बाद में तो हमें उसमें यूपीएससी की प्रिपरेशन में बेनिफिट होगा। वो अपनी जो इंटरेस्ट होता है उसको प्रेफरेंस नहीं देते। तो उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे? बीए की बजाय बीएससी या बीटेक करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ब्रिलियंट बच्चों के लिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्रिलियंट बच्चे बीए नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो अगर उनको लग रहा है कि हमें बिल्कुल यही करना है तो वो बिल्कुल जा सकते हैं डेफिनेटली बीए की तरफ भी। तो जैसे मैंने बताया, अगर उनको शंका है, कहीं पे डाउट है और लगता है कि नहीं हमारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री भी हो, तो फिर वो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे यूपीएससी का नॉर्मली ऐसे माना जाता है कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट होते हैं वो, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक एज रहेगा क्योंकि वो बैकग्राउंड स्टडीज़ ऑलरेडी कर चुके होंगे। पर फिर वो कहीं पे कुछ चीज़ें एडवांटेज में जाती हैं, कुछ डिसएडवांटेज में जाती है। तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने लास्ट ईयर में शुरू कर दी थी प्रिपरेशन, एनसीईआरटीज़ पढ़ना, वो सब पढ़ना। तो वहाँ पे फिर मेरा एक कह सकते हैं कि वो अगर मैंने बीए की होती तो फिर वो मुझे नहीं पढ़ना पड़ता वहाँ पर। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि एक दूसरा हमें सोचना चाहिए कि अगर नहीं भी हो पाता है मिसफॉर्चुनेटली तो हमारे लिए दूसरा ऑप्शन तैयार है। मैंने बहुत अपना एम जो है रियलिस्टिक रखा था। हाँ। कि क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ये एग्ज़ाम। तो ज़रूरी नहीं कि जो कोई मेहनत कर रहा है वो बनेगा ही बनेगा। क्योंकि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं कर पाते हैं क्रैक, और अटेम्प्ट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। बिल्कुल। तो जनरल कैटेगरी में सिर्फ 6 अटेम्प्ट होते हैं। तो आपकी जनरल कैटेगरी है? मेरी जनरल कैटेगरी है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जैसे मान लो आपके माइंड में ये था कि नहीं मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, और कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये रहता है शुरुआत से कि मुझे अगर एक डीएम की पोजीशन मिल जाए और मैं एक ज़िले में कुछ कर पाऊँ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आप किन चीज़ों को अच्छा करना चाहेंगी? 2 इश्यूज़ बहुत मेरे मन में रहते हैं कि मैं उनमें चेंजेस लाऊं। तो पहला तो एजुकेशन सिस्टम है। बिल्कुल।
तो अभी तो खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, जी जी। तो लेकिन उसके साथ मैं हमेशा ये चाहूँगी कि स्कूल्स में लाइफ स्किल्स ज़रूर प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल। लाइफ स्किल्स से मेरा मतलब है कि बच्चे योगा करना सीखें, मेडिटेशन सीखें, और उनको इमोशंस हैंडल करना आना चाहिए। बिल्कुल। हम बहुत अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में जी रहे हैं, हाँ। और अभी तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है और ये सब, तो बच्चे इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते। हाँ, बिल्कुल। तो वो एक हम उनके अंदर डाल सकते हैं, इमोशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं हम उनकी, और कुछ उनके मन में ये डालना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा सुपीरियर मान लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई इंजीनियर है सुपीरियर है, डॉक्टर है सुपीरियर है, आईएएस है सुपीरियर है, लेकिन कुछ चीज़ों को इन्फीरियर मानने लगते हैं। एग्रीकल्चर को इन्फीरियर मानते हैं। बच्चों को ये भी बहुत ज़रूरी है सीखना कि वो बागवानी सीखें, एग्रीकल्चर सीखें। हमारा देश है, हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर बच्चों को वो सब सिखाया जाना चाहिए, उनके मन में ये डालना चाहिए। तो ये जो हमने आर्टिफिशियल बाउंडेशंस जो लगा रखे हैं, कुछ इन्फीरियर सुपीरियर, ये हटना चाहिए। दूसरा मेरा पर्यावरण पे है, एनवायरनमेंट में, तो उस क्षेत्र में भी मुझे कुछ करना है। चलिए, बड़े अच्छे आपके ये विचार है, और एजुकेशन में आपका इतना अच्छा एक प्रयास रहेगा तो वाकई जो काफ़ी बदलाव ला सकता है। अच्छा, हमारा कोई एक इंस्पिरेशन होता है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है। हम कभी किसी डीएम को देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे गांव में कोई डीएम आ गया या किसी पड़ोसी गांव में आ गया, तो हम उसको देखकर ये सोच लेते हैं कि नहीं देखो मुझे इनके जैसा बनना है। तो हम जानना चाहते हैं आपकी ऐसी इंस्पिरेशन कौन है, क्यों, कैसे मन में ख्याल आया था कि नहीं मुझे डीएम ही बनना है? तो हमारे स्कूल में जब एनुअल फंक्शंस हुआ करता था, जब मैं छोटी थी, तो हमेशा जो भी चीफ गेस्ट आता था वो डीएम या फिर एसपी हुआ करते थे बात करके। तो बहुत अच्छा लगता था कि ये ऐसी कौन पर्सनालिटी होती है कि जो हमेशा ही बुलाए जाते हैं यहाँ पर। तो एक बारी आई थी हमारे स्कूल में, कामिनी रतन चौहान जी आई थी। जी जी। तो उनको देख के मुझे एकदम ऐसे हुआ था कि मैं भी आईएएस बनूंगी। यहाँ पे कृष्ण ज्योति में? हाँ जी, कृष्ण ज्योति स्कूल में। जैसे मान लो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, आपको भी 4 साल हो गई प्रिपरेशन करते हुए, डिमोटिवेशन तो मिलता ही होगा कभी ना कभी, तो उसको कैसे हैंडल करते थे? डेफिनेटली वो आता ही है। अगर आप एक एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पा रहे हो बार बार, तो फेलियर को एक्सेप्ट करना भी एक स्किल होती है। बिल्कुल। तो वही मैंने बीच में भी बताया कि इमोशनल ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया, डिमोरलाइज नहीं किया, मुझे पूरा टाइम दिया, मेरे हर डिसीजन में मुझे सपोर्ट किया। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि अगर फेलियर आ रहा है तो बच्चे को ना रोके, उसको मोटिवेट करे अगर उसका कुछ लक्ष्य है तो। आपने कोचिंग की थी ना शायद? हाँ जी। आपने कहाँ से कोचिंग की थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? कोचिंग का मेरा मकसद था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था ह्यूमैनिटीज़ में, तो मुझे लगा था कि एक एज मिलेगा मुझे, मैं थोड़ा सा टाइम बचा पाऊँगी कोचिंग करके। तो मैंने वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट से मैंने दिल्ली से कोचिंग शुरू की थी। अब कुछ बच्चे होते हैं जो फाइनेंशियली थोड़ा बैक होते हैं, बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वे ये मान लेते हैं कि अगर हम कोचिंग नहीं करेंगे तो शायद हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? अभी तो बहुत सारे बदलाव आ गए हैं जी। तो ऑनलाइन कोर्सेज जो आने लगे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, मतलब वो ज़्यादा महंगे नहीं होते। बिल्कुल। एक तो वो चीज़ है। बाकी तो जिस भी जगह के लोग हैं उनको थोड़ा आगे आना चाहिए, कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स आनी चाहिए। तो ऐसी होती भी हैं, मतलब स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट दोनों प्रोवाइड भी करती हैं, बट हमें एट कम्युनिटी लेवल एनजीओज़ को भी इसमें इन्वॉल्व करके, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करके स्कॉलरशिप्स रखे, उनके लिए हॉस्टल्स बनाए जाएं बच्चों के लिए, तो वहाँ पे फिर काम करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत है। बिल्कुल, वाकई ये काफ़ी अच्छा कहा आपने, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं कि हमें भी बनना है और हमें भी कुछ करके दिखाना है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ देना है हमें। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा आपका प्रयास है। इंटरव्यू के लिए काफ़ी डर होता है काफ़ी बच्चों के माइंड में। कुछ बच्चे इतने ब्रिलियंट होते हैं कि वो एग्ज़ाम को हर बार क्वालिफाई कर लेते हैं, प्री क्वालिफाई होता है उनका, मेंस क्वालिफाई होता है, तो इंटरव्यू में घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। तो आपने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आपको मिले हैं,
तो कैसा माहौल था वहाँ? इंटरव्यू के बारे में कुछ बताओ, कैसा रहा आपका? सबसे पहली बात, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं हाँ। वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। जी। तो ये डर तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि वो हम रिजेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट से वहाँ पे जाना ही नहीं है। फिर मैंने जो स्ट्रैटेजी ली थी, हाँ। मैं घर में ही अपने भाई बहन से कहती थी मुझसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछो। हाँ। तो एक फिर आपका माइंड की ट्रेनिंग हो जाती है रैंडम क्वेश्चंस आने की। बिल्कुल। तो इस तरीके से अपने घर में कम्युनिकेट करें। हाँ। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही कोई क्वेश्चन करेगा, कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इंटरव्यू तो हाँ। बहुत रैंडम होता है। तो एक तो डर निकाल दो और कम्युनिकेट जितना कर पाओ उतना कम्युनिकेट करो, और प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट से मत जाओ अंदर। जो बीटेक में आपके पास सब्जेक्ट थे उनसे हटकर आपने एकदम प्रिपरेशन की। बहुत सारे इंजीनियर ऐसे हैं जो यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, तो आपके सामने क्या प्रॉब्लम आई? क्योंकि आपने शुरुआत से ही साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई की है, तो क्या परेशानी आई? कुछ मेजर अगर प्रॉब्लम आई हो उन सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम? मुझे परेशानी नहीं कहूँगी मैं, हाँ। मुझे एज ही मिला है उसकी वजह से, इंजीनियरिंग की वजह से। जी। जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड आता है कि हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना है, हाँ। कुछ डिसीजंस लेने हैं, टीम के साथ काम करना जी। है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इंजीनियरिंग की वजह से मुझे कुछ हाँ। मतलब मुझे डिसएडवांटेज हुआ है, मुझे एडवांटेज ही हुआ है। तो आप कोई भी स्ट्रीम ले रहे हैं, हाँ। आपका अगर लक्ष्य सही है तो आप हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हैं। जी। तो जब हम साइंस तो इसमें भी पढ़ना पड़ता है, साइंस एंड टेक इसमें होता है। बिल्कुल होता है, जीएस का पेपर होता है। हाँ जी, इसमें होता है। तो फिर वहाँ पे मुझे अच्छा लगा। फिर वो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है उनको, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है। बिल्कुल। और तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में वो नहीं जान पाते इतना। ये बहुत अच्छा है, और हमारी ब्लेसिंग आपके साथ में है कि आप जो करना चाहते हैं अच्छा करें, और बागपत ज़िला आप पे गर्व करता है, पूरा यूपी आप पे गर्व करता है। आप अच्छा करें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आंचल के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है, अजय चौहान जी, और हम बातचीत करेंगे, कुछ जानना चाहेंगे आंचल के बारे में और घर परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपकी बेटी ने इतना नाम रोशन किया है, और कैसा लगता है आपको जब लोग बधाई देते हैं? इसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा मेरी बेटी ने नाम किया है। जी जी। जो देश में सर्वोच्च पद होता है, जी जी, उसको हासिल किया, तो इससे तो बिल्कुल वाकई समझ रहे होंगे कितना बड़ा प्राउड हूँ मुझे। बिल्कुल, आपकी खुशी का तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप का सपना होता है कहीं ना कहीं कि अपने बच्चों को कामयाब करे, और आपकी बेटी ने नाम रोशन किया भी है हमारे बागपत ज़िले का। तो आप हमें कुछ आंचल के बारे में बताइए, किस तरीके से पढ़ाई करती थी और पढ़ाई में इसका व्यवहार कैसा है? देखो, ये शुरू से ही पढ़ने में तो बहुत अच्छी रही है। जी जी। और जब ये पढ़ाई करती थी, जी जी। अगर घर में कोई गेस्ट आया, हाँ जी, तो उससे नमस्ते की और अपना पढ़ाई में अपने लग गई। हाँ जी। तो इसने कभी भी, जैसे अब नेट चल रहा है, मोबाइल पे बहुत हैं, नेट हमेशा मोबाइल रहा है। हाँ। लेकिन उसका जो उसमें अच्छी चीज़ थी वो हाँ। उससे लिए हैं। मोबाइल खराब नहीं है, मोबाइल हमेशा मोबाइल रहा है, लेकिन उसको अच्छी दिशा में, जो उसके अच्छे, बिल्कुल, जो अच्छी चीज़ें हम ले सकते हैं वो लेना। ये मोबाइल खराब चीज़ नहीं है। बहुत से पेरेंट्स गांव के अब समझते हैं, भाई मोबाइल ले रहा है, बात कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ लग रहे हैं। ये बिल्कुल सोच पहले तो सब पेरेंट्स को निकाल देनी चाहिए। ये तो भाई हम बच्चे को मोबाइल देंगे तो मोबाइल से बिगड़ जाएगा, टीवी देखेगा तो बिगड़ जाएगा। कई बार ये चीज़ें होती है। हाँ, होती हैं। बिल्कुल। लेकिन इसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अगर एक दूसरी बात और सोचता है पेरेंट्स, जी जी, भाई मान लिया मेरी बेटी अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, जी, वैसे 100% स्कॉलरशिप में पढ़ी है चारों साल, बिल्कुल, इसमें नो डाउट। जी जी। ज़्यादा ये सोचते हैं, हमारे इधर का लोकल आदमी ये सोचता है कि भाई इतने वहाँ तो रईसों के बच्चे आते हैं, वहाँ सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, और मेरा बच्चा तो वहाँ ख़राब हो जाएगा। हाँ, माहौल देखते हैं। हाँ, जी जी। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। जी। बच्चा ठीक है, ख़राब हो सकते हैं, हाँ, लेकिन उनका रहन सहन, बात करने का तरीका, बिल्कुल, उठने बैठने का तरीका, पूरे अब कोई बच्चा किस ग्राउंड से आ रहा, किस बिजनेस वाले का आ रहा है, कोई
विदेश के आ रहे हैं बच्चे पढ़ने, उनको उनसे अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। उठने बैठने का तरीका, चलने का तरीका, पहनने का तरीका, बात करने का तरीका। तो अच्छा बच्चा होगा तो उन्हें अच्छी बातों को ग्रहण करेगा, दूसरे बहुत चल रहा है खराब तो उसे क्यों लेगा। सर घर के माहौल का बच्चे पर 100% फ़र्क पड़ता है, उसके मनो मस्तिष्क पे पूरा प्रभाव पड़ता है, घर परिवार का माहौल जैसा रहता है। तो आपने बच्चों को किस तरह का माहौल दिया ताकि आपके बच्चे इतनी अच्छी लाइन पे है? सबसे पहले तो मेरा व्यापार है, व्यापार करता हूँ मैं जी। बच्चे को मैं टाइम नहीं दे पाता बिल्कुल भी जी। लेकिन इनकी मम्मी इनके साथ रही है। अच्छा। जब ये 4th क्लास में थी तो यहाँ इसमें कृष्ण ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। जी। तो इंग्लिश में सारा होमवर्क इंग्लिश में आता था। हाँ जी। कराती थी जितना उससे आता था, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं इसे बच्चों को पढ़ा पाऊंगी। हाँ। उसका इतना बड़ा सबको सीखना चाहिए इस बात से। जी। उसने 3 महीने की अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग की। अच्छा। मेरी वाइफ ने। अच्छा, बेटी को पढ़ाने के लिए? बेटी को बच्चों को पढ़ाने के लिए। कितनी बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। और कभी भी हमने, किसान के बेटे हैं हम, बिल्कुल घर का काम भी होता है, मेरी वाइफ ने कभी भी इनको पढ़ने से नहीं रोका। अब भाई आप ये मेरी हेल्प कर दो, आज भाई ये आज भैंस का न्यार करना है, या आज मेरे बर्तन साफ करने हैं, या आज सब्जी बनानी है। बिल्कुल, ये बहुत तो ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों को अगर पढ़ रहा है, बच्चों को समय देना चाहिए। एक बार बार ये भी नहीं कहना चाहिए, एक बच्चा आया है उस पर दबाव डाले, भाई पढ़ता क्यों नहीं, पढ़ता क्यों नहीं। उसका पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ाओ, ना कि उस पर दबाओ। बिल्कुल, अगर पढ़ने में इंटरेस्ट होगा तो अपने आप ही पढ़ेगा। बिल्कुल। हाँ जी। जैसे सर आपकी बेटी ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है और बागपत ज़िले को गर्व है आपकी बेटी पर, तो कुछ माँ बाप होते हैं उनकी अच्छी सोच नहीं होती और बेटियों को बाहर भेजते हुए डरते हैं। आपने दूर भेजकर पढ़ाया, तैयारी कराई, तो उन माँ बाप को क्या कहना चाहोगे? हाँ, हो सकता है ऐसा मुझे भी बीच में फील हुआ था। अब भाई मैं अब नोएडा में मैंने इसका एडमिशन करा दिया, मैं कैसे इसे रोज लाना ले जाना। जी। हॉस्टल मैंने दिलाया इसको। ये कहने लगी पापा मैं हॉस्टल में नहीं रह पाऊंगी। अच्छा। हाँ, तो मैं डेली अप डाउन कर लूँगी। तो मैंने इसको डेली अप डाउन कराया। इसमें फिर एक आदमी फिर सुबह से शाम तक वहाँ रहना रहेगा। तो मैंने सोचा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसको मैंने अपनी गाड़ी सिखाई। बेटा तू यहाँ से अप डाउन अपने आप करेगी। अच्छा। तो मैंने ऑटोमेटिक इसको गाड़ी लेके दी। इसको तो इसने अप डाउन 1.5 वर्ष तक डेली अपने आप ही अप डाउन किया है। मैं बेटा तू जा, अपने आप पढ़, आना जाना तो अपने आप कर। तो 1.5 वर्ष तक अपने आप गाड़ी से आई गई है। उसके बाद में मेरे भाई को क्वार्टर मिल गया दिल्ली में। फिर वहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गई, दिल्ली से फिर उसने वहाँ से। ये काफ़ी अच्छा किया आपने। देखो बच्चों के लिए इतना बलिदान तो देना पड़ता है, तभी बच्चे कामयाब होते हैं। बिल्कुल। तो कुछ आप पेरेंट्स को कहना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं? आपका कुछ मैसेज हो? बच्चों का टैलेंट माँ बाप की वजह से रुकना नहीं चाहिए। मेरा तो ये बच्चे में अगर टैलेंट है तो उसको फुल मौका देना चाहिए, उसको किसी बात से रोकना नहीं चाहिए। जी। नहीं सर, यही है, अगर बच्चे के अंदर कुछ हुनर है तो उसको मौका देना चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा। सर बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दोस्तों, आंचल की मम्मी जी भी हमारे साथ मौजूद है और एक बच्चे की कामयाबी में माँ का जो रोल होता है, जो उसकी अहमियत होती है, उसको शब्दों में तो बयां किया ही नहीं जा सकता। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस मुकाम पर अपनी बच्ची को कैसे पहुँचाया, वाकई काफ़ी संघर्ष किया होगा। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो जी आपको नमस्कार। बहुत नमस्ते। आपको इतनी खुशी हुई होगी जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और आपकी बेटी ने पूरे बागपत ज़िले में नाम रोशन किया है और पूरे उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन हुआ है। तो कैसा लगता है अब आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, वो शब्दों में तो बयान नहीं हो सकती होगी ना? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा नाम अनीता है जी। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, सोनीपत से। जी। कभी मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूँ। जी। तो किसी कारणवश किसी कारण की बस क्या गांव में वो सुविधा नहीं थी जो बच्चों को मिलनी चाहिए थी उस टाइम पे। अच्छा। लेकिन पढ़ाई का जज्बा छूटा नहीं। बिल्कुल। तो मेरी शादी भी जल्दी कर दी गई। जी। तो जब सबसे पहली बिटिया यहाँ चली थी, हाँ, तो
पता नहीं क्यों और ना पढ़ाई छूटी और ना ही वो मन में से बात गई कि मुझे बच्चों को पढ़ाना ही है। अगर मैं नहीं पढ़ी तो मैं अपने बच्चों को वो हर फैसिलिटी दूंगी, इतना टाइम दूंगी कि वे जो मैं चाह रही थी वो बने। अच्छा, अभी हमें आंचल के पापा जी ने बताया, पिताजी ने बताया कि जो ये आंचल है कृष्ण ज्योति में पढ़ती थी, अब वो कॉन्वेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है। तो उसको पढ़ाने के लिए आपने कोचिंग की खुद, इसके बारे में कुछ बताओ। जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो टीचर्स इंग्लिश टू इंग्लिश बात करती थी जी, और क्योंकि मैंने 10th तक ही पढ़ाई की थी तो वो समझने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आती थी। तो मुझे वो चीज़ फील होने लगी कि नहीं भाई, मैं अपने बच्चे के बारे में या तो मैं सारा कुछ बता नहीं पा रही या फिर पूरा पूछ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने खुद कोचिंग की, बागपत में कोचिंग सेंटर था इंग्लिश वो, तो मैंने उसमें पढ़ाई शुरू की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए और उसकी बातें समझने के लिए टीचर्स, मतलब टीचर्स की और पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, बिल्कुल, उसे समझने के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माँ बाप हिचकते हैं पढ़ते हुए और आपने अपने बच्चे के लिए पढ़ा और फिर उसको पढ़ाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बेटियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और आपने इतनी अच्छी मेहनत करके पढ़ाया। अभिभावकों से क्या कहना चाहोगे आप जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं? अभिभावकों से भी और बच्चों से भी, दोनों से ही कहना चाहते हैं। देखो, हर पेरेंट्स चाहता है मेरे बच्चे बहुत कामयाब हैं, बिल्कुल, कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ना कामयाब हैं। जी जी। तो बच्चों को वो फीलिंग समझनी चाहिए। जी जी। उन्हें चाहिए कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे किसी विश्वास के ऊपर पढ़ने भेज रहे हैं तो उन्हें पढ़ाई ही करनी चाहिए। उसके बाद आती है बात कि भाई जो हम कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ, बेटियों की आज़ादी, बिल्कुल वो अपने आप मिल जाएगी। बिल्कुल, हाँ, बच्चों को शिक्षित करो, मौका दो। उन्हें पहली बात घर से समझाओ कि बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है, समाज में ये सब चीज़ है। तुम अगर शिक्षित होगे तो आगे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये जो चलता आ रहा है बच्चों के प्रति वही चलता रहेगा। बेटियां पढ़ेंगी तो वही, जैसे भाई भ्रूण हत्या, बेटियों को नहीं पढ़ाना, लड़कियों के साथ भेदभाव रखना, लड़कों को अच्छा पढ़ाना, लड़कियों, अगर बेटी हर क्षेत्र में अपना रोल निभाएंगी तो सब चीज़ बदल जाएगी। बिल्कुल, ये जो नज़रिया होता है हमें सेम रखना पड़ेगा, लड़के में और लड़की में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, अगर हम लड़कियों को भी मौका देंगे तो वो भी नाम कमा सकती है। हर फील्ड में है लड़कियां तो आज आपके सामने है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है और जो मम्मी पापा के संस्कार होते हैं वही बच्चे के काम आते हैं। अच्छा, शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे। कुछ बच्चों की नेचर होती है शांत स्वभाव, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा चहलकदमी में रहते हैं, तो आंचल के बारे में हमें बताइए, शुरुआत से कैसे पढ़ती थी? पढ़ने में शुरू से ही बहुत होशियार है। अच्छा, बहुत होशियार है शुरू से ही, और स्वभाव में बिल्कुल शांत है शुरू से ही। जितना मतलब उसको कोई ध्यान नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जैसे मान लो घर पे टीवी होता है, मोबाइल होते हैं, तो उसमें लिप्त रहते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कम। उसे मेरे ख्याल में एक भी सीरियल का नाम नहीं पता होगा टीवी में जो चल रहा है। बस अपनी स्टडी से मतलब है, अपनी पढ़ाई से जब भी पेपर हुए थोड़ा शांत हुआ तो पिक्चर देखा है बस, सारे बहन भाई मिलके। बिल्कुल, कभी दोस्तों के साथ नहीं जाना आना, नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहन भाई यही दोस्त हैं, यही बहन भाई है। बिल्कुल, जितना वो त्याग किया है, जितना वो संघर्ष किया है, वो अभी अब हम सब के सामने है, और वो जो मेहनत थी वो सभी की कामयाब हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।